हेलो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आपके इतिहास के पाठ 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके पाठ 3 के भाग 1 को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक क्या क्या सामाजिक परिवर्तन समाज में आए। उसके बाद हम जानेंगे महाभारत के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। दोस्तों, इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरण के लिए वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों और सामाजिक समूह का उदय हुआ और शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। इसके अलावा दोस्तों, संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को बढ़ा दिया। दोस्तों, इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। दोस्तों, कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे और अन्य कुछ ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी-कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। दोस्तों, इतिहासकारों को अभिलेखों में समाज के कुछ ऐतिहासिक अभियानों की झलक मिलती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर ग्रंथ या अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। दोस्तों, हमें ये जानना जरूरी है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किसके लिए लिखा गया। दोस्तों, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना किस भाषा के प्रयोग से हुई है तथा इसका प्रचार तथा प्रसार किस तरह हुआ। दोस्तों, इतिहासकार इन ग्रंथों के सावधानी पूर्वक प्रयोग से समाज में प्रचलित आचार तथा व्यवहार और रीति रिवाजों का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक महाकाव्य यानी कि महाभारत का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, महाभारत की रचना 1000 वर्षों तक चलती रही। दोस्तों, इस महाकाव्य की रचना की शुरुआत लगभग 500 ईसा पूर्व से शुरू हो गई थी। दोस्तों, ये महाकाव्य अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है। दोस्तों, महाभारत में लिखी कुछ कथाएं तो महाभारत की रचना से पहले ही समाज में प्रचलित थी। दोस्तों, महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का विवरण है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 2 परिवार कौन से थे? जी हाँ दोस्तों, महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया। दोस्तों, इस महाकाव्य के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार तथा व्यवहार के मानदंड तय करते हैं और कभी-कभी इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हैं। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। दोस्तों, 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान
वीपी सुखतांतर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस परियोजना में अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। दोस्तों, इस परियोजना की शुरुआत में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। दोस्तों, इस परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना की। उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 1300 पृष्ठों में फैले एक ग्रंथ में किया जो अनेक ग्रंथ खंडों में बटा हुआ था। दोस्तों, इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। दोस्तों, इस प्रक्रिया में दो विशेष बातें उभर कर आई। पहली, कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानताएं थी। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेक्षण में अनेक क्षेत्रीय भेद उभर कर सामने आए। दोस्तों, ये भेद उन प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। दोस्तों, ये संवाद द्वंद्व और मितज्ञ दोनों को ही चित्रित करते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उनके लिए ही लिखे गए। दोस्तों, 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों पर अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। दोस्तों, कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृतिक और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। दोस्तों, इन अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, लेकिन इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और कभी-कभी इनकी अवहेलना भी की जाती थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि महाभारत को हम एक गतिशील ग्रंथ कैसे कह सकते हैं। दोस्तों, महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। दोस्तों, ये सभी पाठांतर उस संवाद को दर्शाते थे जो इसके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। दोस्तों, अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। दोस्तों, इस महाकाव्य की मुख्य कथाओं की अनेक पूर्ण व्याख्याएं की गई। दोस्तों, महाभारत के प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। दोस्तों, महाभारत जैसा महाकाव्य नाटकों और मूर्तिकलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक क्या क्या सामाजिक परिवर्तन आए,
दोस्तों, उसके बाद हमने महाभारत के बारे में जाना और हमने जाना महाभारत जो एक महाकाव्य है, वो एक गतिशील ग्रंथ कैसे है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। दोस्तों, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए अपनी इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से इस पाठ को जरूर पढ़ें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बंधुता एवं विवाह के विषय में पढ़ेंगे और इनके अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नताओं को जानेंगे और उसके बाद हम समाज में फैली सामाजिक विषमताएं के बाद समाज में फैली सामाजिक विषमताओं के बारे में जानेंगे।